नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो ये 4 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का 1 to 5 का ये पेपर है। तो अभी मैं ये सीडीपी का आंसर की कराने चल रहे हैं, आप लोग अपना मैच करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक विकास विधियों के लिए बच्चे की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता केंद्रित है। तो यह स्थूल गामक कौशल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास के किस क्षेत्र में संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो यह जो है ज्ञान प्राप्त में शामिल मानसिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने में कठिनाई की शीघ्रता पहचान से में सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, समय पर उपचारात्मक सहायता मिलती है। दोस्तों अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अभी केवल क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं। आप लोग अभी आंसर मिला लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं। तो यह किस अवस्था में होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। संवेदी गामक अवस्था ये 0 से 2 वर्ष होता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 2 से 7 वर्ष होता है। संवेदी गामक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर वाले जो एज वाले होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है। परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषा जा सकता है। शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, अधिगम को सुगम बनाना। अधिगम को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देती है। यह रणनीति बढ़ावा देती है। यह रणनीति बढ़ावा देती है। तो किसको बढ़ावा देती है। ये रणनीति संज्ञानात्मक असंतुलन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यह किस रूप में। संपूर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। इस बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। तो वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास रखता है। उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप पर केंद्रित होगा। आत्मसम्मान, संवर्धन और सुरक्षित संवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
नंबर 13, थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। अधिगम निम्नलिखित के बीच का संबंध स्थापित करने का परिणाम है। तो क्या है इसमें? उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करता है, जो ये थार्नडाइक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिस्लेक्सिया, ADHD और अन्य अधिगम अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है। तो यह बहुसंवेदी अधिगम का उपयोग करता है। क्वेश्चन 15, एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है कहलाता है। यह कहलाता है व्याख्यात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 16, वाक बाधित में कठिनाई वाला बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। कक्षा की गतिविधियों के दौरान मौन रहना, अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके, सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा भाषण गतिविधियों से, कक्षा के सामने मौखिक पाठ से। तो कैसे? अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके अपनाकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा, धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चे का अनुभव कर सकता है। कैसा अनुभव कर सकता है? भावनात्मक तनाव का अनुभव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है? तो सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है? अमूर्त तार्किक तर्क। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यह किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही, अधिगम रणनीतियों का। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन में रूपण आकार देने का तात्पर्य है। रूपण आकार देने का तात्पर्य है। तो कर्मिक सन्निकटनों का कर्मिक पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बाल विकास को मनुष्यों में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोविज्ञान और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किशोरावस्था के अंत। बाल विकास के मनुष्यों में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोविज्ञान और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किशोरावस्था का अंत। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22, वह तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती है, उन्हें कहा जाता है अधिसंज्ञान रणनीतियाँ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है। कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है। तो कैसे सहायता करती है? आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं कहलाती है? तो क्या कहलाती है? अन्वेषण विधि। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, थार्नडाइक का अभ्यास नियम यह बताता है कि अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है, क्योंकि यह पक्षपात को प्रोत्साहित नहीं करता है। शिक्षा का स्थान लेती है, ये भी नहीं। पृथकता को बढ़ावा देती है, ये भी नहीं। सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? शिक्षार्थियों की गतिविधि पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो वह सुकराती शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है? तो वह प्रभाव का नियम है। थॉर्नडाइक का यह प्रभाव का नियम है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर ये 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट सुधार करता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? तो यह अभ्यास के नियम को दर्शाता है। तो दोस्तों ये CDP का 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि CDP के ये 30 प्रश्न में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।